सभी साथियों को जय हिंद और स्टडी महागुरु का नमस्कारम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। तो चलिए हम भी करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी महागुरु पे पढ़ाई आसान है। तो दोस्तों, हमने कहा था कि हम जो नया टॉपिक है वो शुरू करेंगे, गरीबी, निर्धनता, पॉवर्टी, जिसका पता नहीं भारत के साथ क्या ऐसा रिश्ता है कि ये जा ही नहीं रही और हर चुनाव में इसकी चर्चा होती है। तो अभी हम ये शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा 2 मिनट का जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और 2-3 बातें बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारे कल के लेक्चर में भी चल रही थी। तो आज वो राष्ट्रीय आय की जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम खत्म कर देते हैं पहले, फिर शुरू करते हैं ये नया टॉपिक। तो ये है वो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय में कौन कौन से क्षेत्र योगदान देते हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे भी 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट बने हैं। तो राष्ट्रीय आय में जो योगदान देने वाले क्षेत्र हैं, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है, बांट दिया है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन कि किस लेवल का काम हो रहा है, उस हिसाब से जो हमने बांटा है वो 3 फील्ड है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब जो प्राइमरी क्षेत्र है उसमें देखिए, जो मेन बेसिक लेवल का जहाँ काम होता है, जैसे कि कृषि, एग्रीकल्चर, उसमें बेसिक लेवल का काम होता है। बिल्कुल ही जमीन से आप सारा कुछ जो है वो कृषि को करते हो, सब जानते ही हैं। और वानिकी, वनों से रिलेटेड, मछली पालन, मत्स्य, खनन, ये सब जो बेसिक लेवल का काम है, इसको हमने प्राथमिक क्षेत्र में डाल दिया है। फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र। इसमें क्या होता है, जैसे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जहाँ कार वगैरह मैन्युफैक्चर होती है, जो निर्माण आता है यानी कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, वो सब हमने द्वितीयक क्षेत्र में डाल दिया। और फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट तृतीयक क्षेत्र। इसमें जो व्यापार है, संचार है, जो हमारे बैंक हो गए, जो सर्विसेज हो गई जैसे रेलवे वगैरह, वो सब हमारे आती है तृतीयक क्षेत्र में। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस प्रकार का क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान देता है। तो अगर आपको ऑप्शन में इन तीनों में से कुछ मिले कि प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, तो आपको इस पर टिक करके आना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में इन सब में से कुछ मिले कि कृषि, वानिकी, मत्स्य या निर्माण, या फिर यहाँ से व्यापार, संचार, तो आपको सेवाएं जहां दिखे वहां टिक करके आ जाना। एक ऑप्शन होगा इसमें सेवाएं का। कुछ लोग इससे कृषि से और कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि कृषि सब कुछ है। देखिए, टाइम के साथ साथ इसका योगदान कम होता रहा है हर क्षेत्र में, अभी मैं आगे बात करूंगा। तो सेवाओं में टिक करना है अगर इनमें से कुछ ऑप्शन में आए, और अगर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में आए तो तृतीयक में टिक करना है। ये कैटेगराइज था ऑपरेशन वाइज। वैसे अगर इनको अगर ओनरशिप के हिसाब से कैटेगराइज करते इन्हीं सब फील्ड्स को, तो फिर 2 ही फील्ड होते, वो था पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप होती, और प्राइवेट सेक्टर मतलब जिसमें किसी की निजी ओनरशिप होती। अब जो कंफ्यूजन का चांस है वो क्या है, जो मैं जैसा कि मैंने आपको कहा कृषि क्षेत्र में। देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि इसका योगदान सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे जो देश में इसी की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन देखिए, रियलिटी ये है कि जो कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान है वो है 14%। अब मैंने कंफ्यूजन चांस क्यों कहा, देखिए, जब आप गूगल में सर्च मारते हो कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो अचानक से हाईलाइट होकर जो चीज़ आती है गूगल के सर्च बार में, वो अचानक से एग्रीकल्चर लिखा हुआ आएगा। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे अरे यार एग्रीकल्चर आंसर है क्या। लेकिन आप डिटेल में पढ़ा करो। जैसे आप उस पर टिक करके पढ़ोगे, क्लिक करके पढ़ोगे, तो उसमें खुद नीचे लिखा होगा कि जो नेशनल इनकम है उसमें तो सेवाओं का ही योगदान है, लेकिन वो खुद लिख देगा कि रोजगार में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में जो है वो इसका योगदान है। तो वो एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में इसको कई बार गूगल में वो हाईलाइट होकर एग्रीकल्चर लिखा आ जाता है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो बात है वो ये है कि कृषि क्षेत्र में, जो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो जीडीपी में 14% ही है। यानी कि इसमें 14% है तो नेशनल इनकम और जीडीपी तो लिंक ही है एक दूसरे से। तो यानी कि नेशनल इनकम में इसका ज़्यादा योगदान नहीं है, नेशनल इनकम में तो सर्विसेज का योगदान है। लेकिन हाँ, रोजगार में इसका योगदान अभी भी ज़्यादा है, लेकिन ये भी धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए, जो नया डाटा है वो है 43.21%, यानी जितना भारत में रोजगार है उसका 43.21% अभी भी कृषि में है। और ये नया डाटा है, कुछ जगह आपको पुराना डाटा मिलेगा, जैसे 50% बोलेंगे वो, तो वो पुराना डाटा है, नया डाटा नहीं है। नया डाटा है 43.21%। और अभी ये भी धीरे धीरे कम ही हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि पहले 50 था, अभी ये 43.21 हो गया है। क्योंकि अब उद्योगों की जो, जैसा कि आप बात पता ही है आपको कि हर जगह उद्योग खुल रहे हैं, नई नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो अब धीरे धीरे उद्योगों का जो योगदान है वो बढ़ता जा रहा है। उद्योगों का योगदान कृषि से धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगा। फिलहाल के लिए कृषि में ज़्यादा है, लेकिन ये अब कम हो रहा है। तो ये जो राष्ट्रीय आय की बात थी वो है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं, जो कि है गरीबी, निर्धनता, पॉवर्टी।
तो देखिए आखिर गरीबी है क्या। तो अगर इसकी डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन बोले जो हम सभी को पता है, वो है मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में जो एक आदमी की असमर्थता होती है, कि वो कैपेबल नहीं होता अपनी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है उनको पूरा नहीं कर पाता। तो जो बेसिक ह्यूमन नीड्स को ही पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसको बोल देते हैं कि भाई ये गरीब बंदा है। लेकिन सरकारी परिभाषा क्या है? देखिए जब गरीबी की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका कुछ ना कुछ इलाज करे, गरीबी को कम करे। तो सरकार ये बोलेगी कि पहले हमें ये तो बताओ कि गरीबी है क्या, मतलब कौन है गरीब, कौन गरीब नहीं है। हो सकता है हम हेल्प करने जाएं और हर कोई आ जाए कि हम भी गरीब है, हम भी गरीब है, हम भी हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते। तो कोई डाटा होना चाहिए, कोई गणित होनी चाहिए जिसके बारे में हम फिक्स कर सके कि ये गरीब है, ये गरीब नहीं। तो फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट आता है गरीबी रेखा, निर्धनता रेखा। सब आई होप आपने सभी ने सुना होगा इस बारे में, जिससे ये पता चल जाए कि कौन कौन गरीब है। तो सरकार ने क्या किया है, एक डाटा फिक्स कर दिया, बोला कि भाई इस डाटा से जो कम होगा वो होगा गरीब, और जो डाटा इस डाटा से ज़्यादा होगा या इस डाटा के बाहर होगा वो होगा गरीब, नहीं होगा वो। तो ये डाटा का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक, जो एक फिक्स डाटा हम करते हैं, एक गणित लगा देते हैं, एक नंबर लेके आ जाते हैं, उसको नाम दे दिया निर्धनता रेखा। इससे जो कम वो गरीब। तो अब समय के अनुसार जो ये निर्धनता रेखा है बार बार चेंज हुई है, इसका बेस भी चेंज हुआ है। कभी किसी ने खर्चे के हिसाब से गरीबी फिक्स की है, तो कभी किसी ने कैलोरी यानी भोजन के हिसाब से। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कब कब ऐसा हुआ और किसने ऐसा किया। तो देखिए समय के अनुसार जो ये निर्धनता रेखा रही वो हम देखते हैं, इसकी पूरी एक हिस्ट्री समझते हैं, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि इस साल में कौन सी समिति थी जिसने क्या तय किया था, क्या बेसिस था उसका, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज़ादी के भी पहले समय, जो हमारे जो खास, जिसके बारे में पिछले 2 लेक्चर से बात हो ही रही है, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने निर्धनता रेखा इन्होंने भी तय की थी। और इन्होंने जो बेसिस है वो पर कैपिटा को ही माना था, कि हम पर कैपिटा देखेंगे कि जिसका 16 से लेकर 35 के बीच में है पर ईयर, वो उसको हम गरीब मानेंगे। ये इन्होंने काउंट किया था। लेकिन आज़ादी के बाद 1962 यानी 1962 तक, उससे पहले कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट किसी ने सोचा ही नहीं कि हम गरीबी रेखा डालें। 1962 में पहली बार किसी ने ऐसा, अपने जो गवर्नमेंट इंडिया की, उन्होंने कहा यार कुछ गरीबी रेखा वगैरह बनाओ जिससे पता चले गरीब कौन है, गरीब कौन नहीं है। तो अभी जो हमारा नीति आयोग है, पहले ये इसकी जगह प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था। तो उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाया और उसने क्या किया, जो पर कैपिटा वाला कॉन्सेप्ट है वो यहीं रखा, लेकिन इसको 2 भागों में तोड़ दिया। बोला कि देखिए जो ग्रामीण में यदि कोई बंदा है और उसका 20 रुपये पर कैपिटा है, तो उससे कम है तो वो है गरीब। और शहर में कोई बंदा रह रहा है और उसकी पर कैपिटा यदि 25 रुपये से कम है तो वो गरीब है। ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? देखिए हम सब जानते हैं कि शहरों में जो खर्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं थोड़े, तो उस हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की। तो ये लोगों ने उस टाइम कॉन्सेप्ट निकाला यहाँ के जो प्लानिंग कमीशन के लोगों ने, कि भाई ये ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि यदि शहर में कोई रह रहा है तो 25 रुपये पर कैपिटा यदि उससे कम है तो उसको गरीब माना जाए, और गाँव में कोई बंदा रह रहा है तो 20 रुपये से कम है यदि, तो उसको गरीब माना जाए। ये 1962 की बात थी पहली बार। अब देखिए यहाँ बहुत हाईलाइटेड कर रहा हूँ मैं चीज़ों को। अगर आज़ादी के बाद पहली बार कब बना तो वो ठीक है 1962, लेकिन अगर क्वेश्चन में हाईलाइट हो जाए कि फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट, आज़ादी के बाद फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट कब हुआ, तो वो 1971 में हुआ। फिर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 1962, फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट 1971 में हुआ। कौन कौन थे इसमें? देखिए इसमें 2 बंदे थे मैन, वीएम दांडेकर एंड एन राथ। इन्होंने क्या किया, नेशनल सैंपल सर्वे का डाटा लिया, जो भी उनके पास डाटा था उन्होंने डाटा लिया, और उन्होंने फिर कहा कि यार कैलोरी को माना जाए। देखिए ये जो समिति बनती है, ये तरह तरह की जब नई गवर्नमेंट आती है, डिफरेंट न्यू गवर्नमेंट आती है, तो वो कहती है कि हम अपने हिसाब से गरीबी को नापेंगे, जो पुराने चीज़ें हमें उससे मतलब नहीं, हम अपनी कमेटी बनवाएंगे और वो जो हमें डाटा ला के देगी हम उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। तो समय समय के साथ ये नई नई कमेटी बनती रही है। जब जब नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने कहा नहीं हमें पुराने डाटा से मतलब नहीं है, हम तो अपने नया सर्च करेंगे। तो 1971 में फिर एक बार बनी, उसमें इन 2 लोगों को बैठाया गया, माँ बोला कि आप लोग देखिए, और इन्होंने फिर नेशनल सैंपल सर्वे का डाटा लिया और कहा कि देखिए भारत में जो गरीबी का आधार है वो कैलोरी होना चाहिए, भोजन होना चाहिए। और इन्होंने गांव शहर को ऐसा कुछ अलग नहीं किया, और इन्होंने बोला कि यदि कोई बंदा 2250 कैलोरी पर डे, इससे कम भी नहीं ले पाता, इसकी मतलब 2250 कैलोरी की अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता, ये 2250 कैलोरी होनी ही चाहिए भोजन के रूप में, यदि इससे कम है उसके पास, यदि वो समर्थ नहीं है ये इतने लेने में पर दिन, तो उसको गरीब माना जाए। ये 1971 में इन दोनों ने कहा था। अब आया 1979, फिर एक नई समिति बनी, बोला कि नहीं हमें इससे मतलब नहीं, हम अपनी बनाएंगे। ये ऐसा होता रहा है।
उस समिति के जो मेन चेयरपर्सन थे, देखिए जो समिति का नाम है ये पूछ लेते हैं कई बार, और ये समिति का जो नाम होता है उस समिति के जो मेन लीडर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके हिसाब से समिति का नाम होता है। तो इस समिति के अध्यक्ष थे वाई के अलग। तो क्या अलग किया इन्होंने, देखिए इन्होंने भी कैलोरी को ही आधार माना, लेकिन इन्होंने उसको दो भागों में वापस तोड़ दिया कि भाई ग्रामीण और शहर की कैलोरी की जो ज़रूरत है वो अलग अलग होती है, क्योंकि ग्रामीण में जो फिजिकल वर्क होता है वो ज़्यादा होता है, तो उनको कैलोरी भी ज़्यादा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2400 कैलोरी जो होनी चाहिए वो ज़्यादा जो होनी चाहिए, नीड है वो ग्रामीण की, उससे यदि कम है तो उसको गरीब माना जाए। और शहर में कोई बंदा रह रहा है और वो अपने 2100 कैलोरी उसको एटलीस्ट मिलनी चाहिए, यदि वो 2100 कैलोरी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता, 2100 कैलोरी नहीं ले पाता, तो उसको गरीब माना जाए। ये वाई के अलग समिति ने कहा था 1979। अब क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए समिति का कई बार नाम दे देते हैं और साल पूछ लेते हैं, कई बार साल दे देते हैं, समिति का नाम पूछ लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हाईलाइट करके चल रहा हूँ और आपका एक क्वेश्चन बन जाता है इससे डायरेक्ट। अब थोड़ा और आगे आते हैं। अब साल आता है 1993, एक और समिति बनती है। देखिए जैसे नई गवर्नमेंट आती है कुछ ना कुछ सोचती है, गरीबी के बारे में बात करती है और नई समिति बना देती है। तो डीटी लकड़ावाला समिति बनी थी। ये क्या है डीटी लकड़ावाला, ये नाम है उन महापुरुष का। तो इन्होंने समिति बनाई, तो इन्होंने ऐसा कुछ नया डाटा दिया नहीं, इन्होंने जो पिछला डाटा था जो हमने देखा था अभी वाई की अलग समिति वाला, इन्होंने कहा ठीक है ओके है, लेकिन इन्होंने कुछ सलाह दी कि ये समय के साथ जो कैलोरी का डाटा है, कोई भी डाटा हो, वो समय के साथ अपडेट होता रहना चाहिए, और इन्होंने इस तरह का एक कुछ सजेशन दिए। फिर आता है साल 2005। ये जो समिति बनी थी इसकी बहुत आलोचना हुई थी, इसने जो डाटा दिया था और ये काफ़ी चर्चा में रहा था। इनके जो लीडर थे वो थे सुरेश तेंदुलकर। 2005 में बनी और इन्होंने फिर 4 साल का टाइम लेकर 2009 में अपने आंकड़े जारी किए। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए सुरेश तेंदुलकर समिति से, तो थोड़ा और जो क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़िएगा कि वो पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछ ले कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने कब जारी किया अपना आंकड़ा, तो 2009 में किया, या फिर ये पूछे कि 2009 में किस कमेटी के हिसाब से गरीबी रेखा डिसाइड की गई, तो 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति की हिसाब से, और ये बनी 2005 में थी। फिर इन्होंने 4 साल का टाइम लेके 2009 में अपने डाटा जारी किए। तो क्या डाटा जारी किए जो इतनी आलोचना हुई, देखिए इन्होंने कहा कि कैलोरी को मत मानो, आप खर्च को मानो कि एक बंदा खर्च कितना कर सकता है एक दिन में। तो इन्होंने कहा कि यदि कोई बंदा गांव में रह रहा है और वो 27.2 रुपये, कई बार सिर्फ 27 रुपये भी आता है, तो आप 27 भी मान के चल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट ये डाटा है। तो 27 रुपये या 27.2 रुपये यदि एक दिन में कोई व्यक्ति खर्च करने में समर्थ है, और उससे ज़्यादा तो खर्च ठीक है, लेकिन यदि 27.2 रुपये भी नहीं कर पाता, उससे कम ही खर्च कर पाता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाता, तो उसको गरीब माना जाए। और शहरों में इन्होंने कहा जो उनकी खर्चा ज़्यादा होता है, तो शहरों में एटलीस्ट एक दिन का 33.3 या 33 रुपये भी ऑप्शन में आ जाता है लिखा हुआ, तो 33 रुपये से कम यदि कोई खर्च कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता, समर्थ नहीं है शहर में, तो उसको गरीब माना जाए। ये सुरेश तेंदुलकर समिति भाई साहब ने बोला था, सुरेश तेंदुलकर जी ने कहा था ये। तो जैसे इन्होंने ये आंकड़ा दिया, हर जगह इनकी आलोचना हुई कि अरे ये क्या मजाक है, 27 रुपये कोई चीज़ होता है क्या। देखिए हम बात कर रहे हैं 2009 की, तो उस टाइम तो फिर ये तो एक दिन का खर्चा तो ज़्यादा ही था, लोगों का ज़रूरत ज़्यादा ही होती है, तो काफ़ी आलोचना हुई इनकी कि अरे यार ये क्या मजाक है, लेकिन ये चला डाटा कुछ देर तक। अब आता है साल 2014, बहुत ही इंपॉर्टेंट साल। इसमें रंगराजन समिति बनी थी, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है क्योंकि रिसेंट है। तो देखिए 2014 में रंगराजन समिति जब बनी, तो इन्होंने कहा यार देखिए भाई साहब, जो सुरेश तेंदुलकर समिति जी ने आंकड़ा दिया है ये थोड़ा कम है, तो हम दिल बड़ा करते हैं, ये तो 27.2 कम है, हम थोड़ा दिल बड़ा करके 32 रुपये कर देते हैं। तो देखिए कितना बड़ा दिल किया इन्होंने, 27 से 32 रुपये कर दिया। और 33 रुपये तो शहरी के थे, इन्होंने कहा यार 33 रुपये से क्या होता है, 47 रुपये तो एटलीस्ट खर्च करने ही चाहिए, इतनी जो है वो समर्थ होनी चाहिए। अगर इतना भी समर्थ नहीं है तो गरीब माना जाए। तो देख सकते हो कि आपने इन्होंने बस ग्रामीण जो 27.2 रुपये थे, इन्होंने कहा कि 32 रुपये कोई यदि गाँव में रह रहा है तो 32 रुपये तो खर्च उसमें उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो 32 रुपये खर्च कर सके। अगर वो 32 रुपये भी खर्च नहीं कर पाता एक दिन में, तो उसको गरीब माना जाए। और शहर में कोई रह रहा है तो वो 47 रुपये खर्च कर पाए, अगर इतना भी नहीं कर पा रहा तो उसको गरीब माना जाए। ये कहा था रंगराजन समिति ने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए इन्होंने रंग जमा दिया, तो क्योंकि 2014 में आपको पता है नई सरकार भी बनी थी, तो रंगराजन नाम आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने रंग जमा दिया 2014 में, सबसे लास्ट में अभी यही जमे हुए। अब आता है साल 2014, बहुत ही इंपॉर्टेंट साल। इसमें रंगराजन समिति बनी थी, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है क्योंकि रिसेंट है। तो देखिए 2014 में
रंगराजन समिति जब बनी तो इन्होंने कहा यार देखिए भाई साहब, जो सुरेश तेंदुलकर समिति जी ने आंकड़ा दिया है ये थोड़ा कम है, तो हम दिल बड़ा करते हैं, ये तो 27.2 कम है, हम थोड़ा दिल बड़ा करके 32 रुपये कर देते हैं। तो देखिए कितना बड़ा दिल किया इन्होंने, 27 से 32 रुपये कर दिया। और 33 रुपये तो शहरी के थे, इन्होंने कहा यार 33 रुपये से क्या होता है, 47 रुपये तो एटलीस्ट खर्च करने ही चाहिए, मतलब इतनी मतलब जो है वो समर्थ होनी चाहिए। अगर इतना भी समर्थ नहीं है तो गरीब माना जाए। तो देख सकते हो कि आपने इन्होंने बस ग्रामीण जो 27.2 रुपये थे, इन्होंने कहा कि 32 रुपये, कोई यदि गांव में रह रहा है तो 32 रुपये तो खर्च उसमें उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो 32 रुपये खर्च कर सके। अगर वो 32 रुपये भी खर्च नहीं कर पाता एक दिन में तो उसको गरीब माना जाए। और शहर में कोई रह रहा है तो वो 47 रुपये खर्च कर पाए, अगर इतना भी नहीं कर पा रहा तो उसको गरीब माना जाए। ये कहा था रंगराजन समिति ने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए इन्होंने रंग जमा दिया, तो क्योंकि 2014 में आपको पता है नई सरकार भी बनी थी, तो रंगराजन नाम आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने रंग जमा दिया 2014 में, सबसे लास्ट में अभी यही जमे हुए। तो ये तो थी हमारे देश की बात। अब आता है विश्व बैंक। देखिए जिस प्रकार हमारे भारत देश में जो लीडर बैंक है, सबसे हाईएस्ट जो रैंक पे बैंक है वो है रिजर्व बैंक, उसकी बात सभी मानते हैं। उसी प्रकार वर्ल्ड में विश्व बैंक है। ये क्या करता है, सभी देशों को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। जब किसी देश को लोन की ज़रूरत होती है तो वो विश्व बैंक से लेता है। इसने क्या कहा कि यदि कोई बंदा $1.90, इससे कम ही उसकी वो समर्थ है कि $1.90 भी खर्च नहीं कर पाता, तो उसको गरीब मानेंगे। अब आपको कई जगह ये आंकड़ा $1.25 भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें ये पुराना आंकड़ा है और नया आंकड़ा ये है। इन्होंने भी थोड़ा दिल बड़ा किया, देख सकते हो कि $1.90 को इन्होंने वो जो मिनिमम आंकड़ा माना कि इससे कम यदि कोई खर्च करने में है और इतना समर्थ नहीं है खर्च करने में, तो उसको गरीब माना जाएगा। अब जो हमारा रिजर्व बैंक है, इसने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में क्या बोला कि भारत में लगभग 22% लोग गरीब हैं। अब वैसे आंकड़ा एग्जैक्ट 21.9 है, पर लगभग 22 मान सकते हैं। तो इन्होंने ये जब आंकड़ा दिया तो ये भी बताया कि जो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है हमारे देश में वो है छत्तीसगढ़। अब जो ये लाइन है ना, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य, इससे कन्फ्यूजन होता है कुछ अदर्स क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ इसी साथ में लिखे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अभी हम देखते हैं, ये देखते हैं सबसे कम जो गरीब राज्य है वो है गोवा। ये तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, गोवा को बड़ा अमीर बताते हैं, तो वो तो सबसे कम गरीब है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो है छत्तीसगढ़। अब कन्फ्यूजन क्या होता है, देखिए जब हम ये पढ़ के जाते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य छत्तीसगढ़ है और हम एग्जाम में हमें क्वेश्चन मिलता है कि बताइए सबसे कम पर कैपिटा कौन से राज्य का है, तो यदि आप सिर्फ इतनी ही नॉलेज लेके जाओ और ये पढ़ो ही नहीं तो आप क्या देखोगे, भाई मैंने तो पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ है, और आप छत्तीसगढ़ पर टिक करके आ जाओगे इसमें भी, फिर सोचोगे चलो सवाल सही हो गया होगा, लेकिन जब बाहर आओगे तो पता चलेगा अरे तो गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि देखिए सबसे पर जो कैपिटा है, सबसे कम पर कैपिटा जो है वो बिहार का है। अब आप कहोगे सर तो ये तो पैसों का मामला यहाँ भी है, यहाँ भी एक दिमाग में आता है कि जब पर कैपिटा भी पैसों की बात कर रहा है और गरीब की बात करते हैं तो भी पैसों की बात है, तो अलग अलग क्यों। तो देखिए मैंने आपको कल के लेक्चर में इसीलिए बताया था कि जो पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट है वो होता है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, यानी जनसंख्या पे भी फर्क पड़ता है ऐसे आंकड़ों में। इसलिए जब उन आंकड़ों को लेके देखा गया कि पर कैपिटा किसका कम है तो बिहार का सबसे कम है। लेकिन ध्यान रखें सबसे ज़्यादा गरीब जो राज्य जब आपसे पूछे तो छत्तीसगढ़ है। अब एक और क्वेश्चन आता है जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, वो है कि इथोपिया ऑफ इंडिया किससे कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इथोपिया का यह कनेक्शन जो है वो बेसिकली कंट्री का नाम है, और यहाँ वो ये पूछना चाहता था कि भाई कुपोषण के मामले में जो सबसे राज्य जो भारत का राज्य है वो किसकी हालत जो खराब है, तो उसका आंसर लिखना था एमपी। अब यदि उस टाइम किसी ने मान लो ये ढंग से नहीं पढ़ा हो और वो गरीब राज्य का आंसर सोच के दूसरा राज्य टिक करके आ जाए तो गलत हो जाएगा। इसीलिए पूरा नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, आधा अधूरा नॉलेज खतरनाक होता है। तो इसीलिए इथोपिया ऑफ इंडिया यदि पूछा जाए कि भारत के किस राज्य को इथोपिया ऑफ इंडिया कहा गया, तो वो एमपी को कहा गया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो इनका जो कुपोषण के मामले में जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहा था। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपसे। अब माइंड में एक सवाल आता है कि जब गरीबी का इतना मामला है तो सरकारों ने क्या क्या किया। तो देखिए सरकारों ने काफ़ी कार्यक्रम चलाए हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है जो एग्जाम में भी आते हैं, ऑप्शन में आ रखे हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत से नाम हैं। तो देखिए कार्यक्रम है 20 सूत्री कार्यक्रम, जो इंदिरा गांधी सरकार के टाइम चलाया गया था 1975 में। एग्जाम में आ चुका है इसके बारे में कि 20 सूत्री कार्यक्रम किससे संबंधित था, तो वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित था। ऑप्शन में था गरीबी उन्मूलन, वहाँ टिक करके आना था। एक ऐसा एक और है IRDP। अब ये कैसी डीपी है, व्हाट्सएप की डीपी है नहीं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, गाँवों का डेवलपमेंट का जो इसके लिए चलाया गया था प्रोग्राम,
उसका नाम शॉर्ट में IRDP, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ट्राइसैम, ऐसे याद रख सकते हो कि गरीबी हटाने के लिए ट्राई किया गया था, तो ट्राइसैम उसका प्रोग्राम का नाम है। फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, गाँवों के यूथ को ट्रेन करना था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये प्रोग्राम चलाया गया था। एक और आता है NREP, ये भी आता है एग्जाम में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। देखिए सवाल कैसे बनेगा कि या तो प्रोग्राम का नाम दे देंगे और कहेंगे ये किससे संबंधित था, या ऊपर बोल देंगे कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम गरीबी हटाने से संबंधित था। तो उसमें से इन पांचों में से आपको कोई भी नाम मिल सकता है, तो उस पर टिक करके आ जाएगा। वैसे बहुत से नाम है पर सारे नहीं पढ़ने, ये इंपॉर्टेंट है। और एक जो है अंत्योदय कार्यक्रम, जिसको दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो नाम है वो गरीबी हटाओ के लिए थे, गरीबी उन्मूलन के लिए थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, मैंने उन्हीं को शामिल किया है। तो ये आज के लेक्चर की बात थी। कल के लेक्चर में जो है हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था कि गरीबी एक ऐसा टॉपिक है जो चुनाव में उछलता है, उसी तरह बेरोजगारी भी एक ऐसा टॉपिक है जो चुनाव में बहुत उछलता है। तो हम बेरोजगारी को समझेंगे। और देखिए बेरोजगारी से सवाल भी आते हैं और गलत भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी का टाइप भी होते हैं। लोग पढ़ के जाते नहीं हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो अब गलत नहीं होगा क्योंकि आप स्टडी महागुरु चैनल पर हो। सब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आसान भाषा में समझाई जाएगी। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फ़ोन की वर्टिकल सेटिंग कर देता हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है आपके लिए काफ़ी। ये नेक्स्ट पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, काम आएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार रात के 8 बजते ही स्टडी महागुरु चैनल पर आ जाया करें, क्योंकि यहाँ हर रात 8 बजे नया वीडियो आ जाता है। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, एग्जाम में काम आएगा। तो स्टडी महागुरु चैनल पर रात के 8 बजते ही आ जाया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।